ड्यू टू डाइपोल। सो डाइपोल की वजह से वी वांट टू गेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले एक्सियल लाइन पे करते हैं। मान लो आपके पास ये चार्ज माइनस क्यू है, दूसरा चार्ज प्लस क्यू है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। लेट्स से बेटा 12 से सेपरेट किया है आपने। अभी यहाँ से इसके सेंटर से r डिस्टेंस आगे, दिस लेंथ दे हैव गिवन अस इज 12, इसके सेंटर से r डिस्टेंस आगे लेट्स से कोई एक पॉइंट p है, एंड वी वांट टू गेट पोटेंशियल हियर। बाद में हम लोग वो अजम्पशन यूज करेंगे कि r बहुत बड़ा है कंपेयर टू l, और ये टोटल डिस्टेंस 12 था डाइपोल का, सच दैट इट इज l, यहां से लेकर यहां तक l है, रिमेनिंग भी l है। ओके मैं ही करता हूं, अब देखिए। अब मुझे एक बात बताओ, जो पूछूंगा बताते चलना। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस r है, एंड इफ इट इज l हियर, नाउ व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर? ये पूरा डिस्टेंस r है बेटा, ये डिस्टेंस l है, तो यहां से लेकर यहां तक का व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? r minus l. Excellent, r minus of l. Now what will be the distance from here to here? r plus r plus 2l. 2l नहीं, r इसके सेंटर तक है ना, इसी तरह, and this is l here, so distance क्या हो जाएगा? Will it be r plus l? So it should be 2l. No, got it. Okay. Now what is the formula for electric potential due to point charge? क्या होता है फॉर्मूला पोटेंशियल का? अगर आपके पास कोई चार्ज है, लेट से बेटा q कूलम का, और यहाँ से r डिस्टेंस आगे जाके आपको पोटेंशियल चाहिए, मान लो इस पॉइंट का, व्हाट इज द फॉर्मूला टू गेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट? पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है? शुभम याद है कि भूल गया? Is it 1/4 pi epsilon naught q by r? Okay. Now same way में आप ये प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल लिखिए, कितना पोटेंशियल हो जाएगा ड्यू टू प्लस चार्ज? Will it be equal to 1/4 pi epsilon naught q by of r minus of l? Because the distance from here to here is r minus l, just by using the same result. याद है फॉर्मूला इसी था? पोटेंशियल कितना? Okay, the same thing we are doing. 1/4 pi epsilon naught q by the distance from here to here, which is r minus of l. Okay. Due to this charge minus q, what will be potential here? V2. Will it be equal to 1/4 pi epsilon naught minus q by what? R plus of l. है ना? So मैंने क्या किया बेटा, पहले इसकी वजह से पोटेंशियल लिखा 1/4 pi epsilon naught q by r minus l, and then we have written potential due to this 1/4 pi epsilon naught, since it's a negative charge, minus q by r plus of. Am I clear? अब मुझे एक बात बताइए, ये जो टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है? इज इट अ स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है? इज इट स्केलर बेटा की वेक्टर? वेक्टर ना? अच्छा, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, इफ इट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो मुझे एक बात बताइए, वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की स्केलर है? पहले तो ये डिस्कस करते हैं, इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल? शुभम कौन सा क्वांटिटी है? So electric potential, right? Yeah. Vector, no? No, it's a scalar बेटा, it's a work done. याद है, एक एक चार्ज को लेकर आते हो, मूव करता है। सो ये स्केलर क्वांटिटी है ना पोटेंशियल। सो अगर ये स्केलर क्वांटिटी है, सो इसको कैसे ऐड करेंगे? नॉर्मली ऐड कर देंगे ना, बिकॉज़ इट्स अ स्केलर। सो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू v1 प्लस और v2? त्रिशा याद है बेटा, हमने डिस्कशन किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अंकिता, बोथ ऑफ यू, इज इट अ स्केलर क्वांटिटी ना? ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि बेसिकली एक वर्क डन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल ये दोनों स्केलर है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब देखो इसकी वजह से पोटेंशियल आपको मिला ये, एंड बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल इट इज दिस मच। सो मुझे टोटल पोटेंशियल चाहिए, कितना हो जाएगा ये? V is equal to V1 plus of V2. So what will be potential? 1/4 pi epsilon naught Q by
r minus of L, and due to this it will be 1 by 4 pi epsilon naught q by r plus of L. जस्ट मैंने V1 का वैल्यू और V2 का वैल्यू यहाँ पे स्विच कर दिया. नाउ व्हाट वी आर हैविंग फॉर टोटल पोटेंशियल Q by 4 pi epsilon naught, ये टर्म इसमें से कॉमन करके बाहर ले लिया. What I'll be having 1 by r minus of L minus 1 by r plus of L. Is it okay? ठीक है, ध्यान रखना ये बार बार आप रिवीजन नहीं कर रहे हो. मैंने आपको पहले बताया था पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट दिस इज स्केलर हियर. सिंपली आप क्या करोगे पोटेंशियल के लिए, q by 4 pi epsilon naught, LCM ले लो, r plus of L minus of r minus of L by r square minus of L square, a minus b और a plus b. So this is a square minus b square, LCM ले लिए r plus L, r minus. Okay, just go for the further calculation. So that is q by 4 pi epsilon naught bracket r plus of L from here. This is minus r plus of L by r square minus of L square. See, this r and r will get cancelled. Got the point? So कितना आ जाएगा? Is it 1 by 4 pi epsilon naught? Sir, हाँ बेटा. won't it be minus q upon r plus L? Where? Here. यहाँ पे बोल रहे हो, किधर बोल रहे हो? No, sir, when you've written v in the first after you have put substituted the values. Okay. What is the value of V1? Is it 1 by 4 pi epsilon naught q by r minus of L? So V1 की जगह पे ये वैल्यू प्लेस कर दिया. V2 is 1 by 4 pi epsilon naught minus q by r plus of L. Yeah, there you have not written minus, no? No, actually here it is plus ना बेटा, तो plus minus will be minus ना. Oh, okay. Fine. अच्छा, ये क्या है? Charge into 2L. What is this? Charge into 2L. ये क्या है? शुभम, ये क्या है बेटा? Charge into 2L. What is this term? P. Hmm? Electric dipole moment P. Dipole moment, right? Remember this? Dipole moment क्या था? It's a product of charge, Yes. any one charge and the distance between two charges, right? So ये देखो, ये charge और ये charge के बीच का distance is L plus L 2L. So in place of Q into 2L, we can write this electric dipole moment. So what will be potential here? Is it 1 by 4 pi epsilon naught P by R square minus of what? L square. अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा होता है, सो कंपैरेटिवली L बहुत छोटा होगा कंपेयर टू R. सो इफ L इज लेस देन R, ऑब्वियस सी बात है कि L स्क्वायर तो और कम हो जाएगा R स्क्वायर के कंपैरिजन में, क्योंकि L बहुत छोटा है R के कंपैरिजन में. सो L स्क्वायर विल बी मच स्मॉलर देन R स्क्वायर, सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म. सो अगर आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 1 by 4 pi epsilon naught P by R square. है ना? This will be the formula for electric potential due to electric dipole on axial line. ये क्या है? Potential due to electric dipole on axial line. So, axial line पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से ये पोटेंशियल है. Am I clear properly? Am I clear बेटा? समझा सभी को पॉइंट ये?
त्रिशा, अंकिता, क्लियर है दोनों को? किसी को डाउट? पक्का समझ गया बेटा? दिया, इज इट क्लियर? समझा प्रॉपर्ली? कुछ डाउट है बेटा इसमें? आप थोड़ी देर ये स्लाइड पे रुक सकते हो? हाँ, देखो कुछ डाउट आ रहा है मुझे पूछो। इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट फॉर यू, आपके लिए तो बहुत हेवी है ये। डिटो 12th का चल रहा है। अभी थोड़ा हेवी लगेगा, बट एज विल गो इन 11th 12th स्टैंडर्ड ना, आपको सब ये लगेगा ऐसा पहले तो पढ़ा है मैंने। वहां पे ये पढ़ने के से जगह पे आप डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग में जा सकते हो, अगर अभी अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ा तो। ओके, डन। हो गया सभी का? कर लिया? ओके, चलो आगे बात करते हैं। तो तुम लोगों ने आईआईटी बॉम्बे का कैंपस देखा है, नहीं देखा है? हैव यू सीन आईआईटी कैंपस ऑफ बॉम्बे? बाहर से देख। No, sir. ऐसे देखा। आई यूज्ड टू कम फॉर दिस एलुमनाई मीट। इस बार तो 2 साल से हो नहीं रहा कोरोना की वजह से। मे बी नेक्स्ट ईयर होगा, सो आई विल बी कमिंग देयर। एक बार कैंपस जाके देखना, गुड मोटिवेशन। ओके, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से we have calculated the electric field on the axial line. So what you are all are planning? Engineering करना है, medical करना है आगे? Engineering. Which branch you are? कौन से branch plan किए? So I'm not that sure. अच्छा, not decided. Okay. इसीदा तुम्हारा क्या planning है? What to do? Sir, even I have not decided. So you have not decided the stream only, right? Okay. I want to choose science, but I'm not decided engineering or medical. Okay, after this. Trisha, what you have planned? क्या किया बेटा planning? I'm thinking of engineering. Engineering. Which branch? Not decided that yet. Not decided. And Ankita, दिया तुम दोनों ने? Engineering, but I don't know what. Branch not decided. Okay. I'm confused between engineering and medical. So Okay. Still you have time to think on it. ठीक है. So अभी हमने क्या किया? We have decided calculated the potential on the axial line, right? Now we'll find out the electric potential on perpendicular bisector. So now we'll get on perpendicular bisector. On perpendicular bisector. So let's say कि मेरे पास एक चार्ज है यहाँ पे, that charge is of minus q, okay, and the next one we are having another charge which is of plus q. ये इसका सेंटर है। यहाँ से आप परपेंडिकुलर लाइन पे जा रहे हो, we are going on the perpendicular line at a distance r from here, and the distance is l here, and the same distance l इधर हो जाएगा, मतलब टोटल डाइपोल का लेंथ इज 2l, राइट? और मुझे इस वाले पॉइंट पे, O पॉइंट पे, we want to get this electric potential. मुझे O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। ट्राई करोगे सॉल्व करने का खुद से? विल यू ट्राई वंस? गिव इट अ ट्राई। मैं होल्ड करता हूं 1 मिनट का। बन जाएगा, सिर्फ अच्छे से ट्राई करो।
चलो मैं करता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, ये डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस R है, सो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? अगर ये डिस्टेंस आपका L है and if it is R here, so what will be this distance? L square plus R square. Square root of L square Root plus R R square. square plus L square. Superb. R square plus L square, just by using what? Pythagoras theorem. In the same way, if we want to get this distance, this is L over here, this is R, so what is the this distance? कितना है? Again it is same na? R square plus L square. Okay. Now we'll get the potential due to this positive charge. Let me say this potential is V1. So what will be V1? Will it be equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by under root of R square plus what? L square. Just by using the same formula. 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. The same we are using here. R square plus L square. So due to this positive charge, the potential over this point O is 1 by 4 pi epsilon naught Q by under root of R square plus L square. Now due to this negative charge, the potential over here, this point, V2 will be 1 upon 4 pi epsilon naught into Q upon minus Q upon root R square plus L square. excellent. अच्छा, what is this epsilon naught बेटा? Epsilon naught क्या होता है? What is this called epsilon naught? Do you remember this? भूल गया? ये epsilon naught क्या है? इशिता, क्या है epsilon naught? See, ये जो epsilon naught था, इसको हमने क्या बोला था? This was called permittivity. Permittivity of space. Free The space. other one was permeability. Permeability, yes. And permeability for which one? किसके लिए use करते थे हम permeability? Magnetic. Magnetic field. Very good बेटा. ये epsilon naught is permittivity of free space. This is the electric field property, right? और ये epsilon naught का value कितना होता है? What is the value of epsilon naught? What is the value of epsilon naught? याद है? Epsilon naught was 8.85 into 10 raised to power minus 12. वैसे एक mu naught भी था. That is called permeability and its value was 4 pi into 10 raised to power minus 7. Here. अच्छा, लाइट का स्पीड कैसे डिपेंड करता है एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट से? Root of बोलो बोलो, अटेम्प्ट करो. epsilon naught into mu naught is एयर में बेटा जो लाइट का स्पीड होता है, दिस इज गिवन बाय 1 बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, राइट? याद है मैंने बताया था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और लाइट का स्पीड जो होता है बेटा वो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है. Where epsilon naught is permittivity of free space and this indicates the electric field property, and mu naught is permeability of free space and this will denote the magnetic field of the wave. और इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से आपको लाइट मिलता है, विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट? और लाइट का स्पीड परमिटिविटी पे और परमिएबिलिटी पे डिपेंड्स विद दिस रिलेशन. यस, याद है तो हमने डिस्कस किया था इसके बारे में. awesome. Okay. Now potential we know that from due to positive charge ये मेरा potential हो गया, negative charge की वजह से ये potential हो गया. So as we know that potential is a scalar quantity, therefore total potential कितना हो जाएगा? V is equal to V1 plus of V2. Please करो. So V is equal to what? 1 by 4 pi epsilon naught Q by under root of R square plus of L square minus 1 by 4 pi epsilon naught Q by अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ व्हाट? एल स्क्वायर. अब ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा. सो पोटेंशियल कितना आ गया? इज इट इक्वल टू 0? आया ना? पोटेंशियल 0 होगा. Yeah. ओके, नाउ व्हाट डज इट मीन बेटा? इसका मतलब क्या है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे एज्यूम किया है माइनस और प्लस, और अगर आप इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे
चार्ज पार्टिकल को मान लो यहाँ से मूव करके आप यहाँ लेके आ जाते हो, आपको वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा. You will not have to do any kind of work to move this charge from here to here. Why? क्योंकि यहाँ का भी पोटेंशियल जीरो, यहाँ का भी पोटेंशियल जीरो, तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो एनर्जी में ही चेंज नहीं हो रहा. अगर एनर्जी में चेंज नहीं होगा तो वर्क डन कैसे करेंगे हम लोग? Am I clear? इसका मतलब क्या है कि डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे, इसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे अगर आप चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाके मूव करोगे, आपको वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि जो पोटेंशियल यहाँ का है वही पोटेंशियल यहाँ का रहेगा, वही पोटेंशियल यहाँ का रहेगा, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है. एंड एज दे आर हैविंग सेम पोटेंशियल, अगर आप चार्ज को यहाँ से लेकर यहाँ जाओगे, यहाँ से लेकर यहाँ आ जाओगे, विल नॉट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, आपको वर्क करना ही नहीं पड़ेगा. व्हाट द पॉइंट बेटा? इसी तरह समझा व्हाट आई सेड? Yes, sir. Okay, so what we can conclude from here, that on perpendicular bisector there is no potential, है ना. So अगर आप perpendicular bisector पे देखते हो और it is called equatorial line, so perpendicular bisector या equatorial line पे there is no potential या zero potential, whatever you want to write आप वो लिख सकते हो. Am I clear properly? Am I clear बेटा? समझा सबको पॉइंट ये? Yes, sir. वेरी, है ना. सो अगर आप डाइपोल देख रहे हो तो डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पे या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है. एक्सियल लाइन पे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P by R स्क्वायर. फाइन. अंकिता समझा बेटा आपको ये पॉइंट? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके. अब इसका नेक्स्ट एक और देखेंगे. एट एनी पॉइंट, at any point, किसी भी पॉइंट पे जरा देखते हैं. So we are wanting to have this potential at any point. ठीक है, अब कैसे करोगे? at any point कैसे देखोगे? So मान लीजिए कि मेरे पास ऐसा डाइपोल है माइनस, and here we are having प्लस. ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ जाता है. यहाँ से किसी भी डिस्टेंस पे, लेट्स से ये पॉइंट मेरा वो है और डिस्टेंस मेरा आर है, such that it is making an angle theta. We want to get potential here. अब क्या करें बेटा? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था सेम काम यहाँ भी करेंगे. देखिए, डाइपोल मोमेंट आपका P था, आप ये डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट तोड़ दो. What will be the component of dipole moment along this line बेटा? इस लाइन की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा? P का अगर मैं कंपोनेंट P cos theta. P cos theta. सुपर. अच्छा, अगर मैं P का कंपोनेंट तोड़ू, इस P sin theta. P sin theta. वेरी गुड. अब मुझे एक बात बताइए, P cos थीटा की वजह से ये जो पॉइंट है वो एक्सियल लाइन पे है कि इक्वेटोरियल लाइन पे है? Axial. एक्सियल. सो पोटेंशियल विल बी इक्वल टू व्हाट? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P. Into, हाँ, so it should be 2, right? नो बेटा, देखो इट्स ओनली P. क्लियर? ऑन द एक्सियल लाइन इज इट P ओनली? Oh, yeah. अच्छा, फॉर दिस P sin थीटा, ये जो पॉइंट वो है आपका, वो कैसा पॉइंट है? इज इट एक्सियल की इक्वेटोरियल? फॉर दिस P sin थीटा Equatorial. इक्वेटोरियल है ना. सो फॉर P sin थीटा इफ इट इज इक्वेटोरियल, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा? ड्यू टू P sin थीटा, व्हाट विल बी पोटेंशियल हियर एट दिस पॉइंट? विल दैट बी जीरो? अभी हमने पीछे डिराइव किया ना बेटा कि Yeah, 0. इसकी वजह से तो जीरो हो जाएगा. As we know that potential is a scalar quantity, so for potential आप क्या करोगे? सिंपली इसको ऐड कर दो. So V will be equal to what? 1/4 pi epsilon naught P cos of theta by R square plus 0. So 1/4 pi epsilon naught P cos theta by R square. This will be the final answer. Is it fine?
समझ में आ गया सबको? इज इट क्लियर बेटा? सबको क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से अगर आप पोटेंशियल निकालोगे किसी भी पॉइंट पे, which that point is making an angle of theta, so for this the potential will be 1 by 4 pi epsilon naught p cos theta by r square. शुभम समझा बेटा कैलकुलेशन ये? How we have done? Yes. Okay, great. So actually, could you show electric potential the perpendicular? Okay. Thank you. अंकिता, त्रिशा समझा बेटा दोनों को ये पॉइंट प्रॉपर्ली? Yes. ओके, पक्का? थोड़ा टफ है मुझे मालूम है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? पोटेंशियल क्या होता है बेटा? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इज इट द वर्क डन? ये तो वर्क डन है ना? सो अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे एक्सियल लाइन पे, तो मैंने डिराइव कर दिया 1 by 4 pi epsilon naught p by r पर। इक्वेटोरियल लाइन पे दैट इज 0, किसी भी रैंडम पॉइंट p पे जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी 1 by 4 pi epsilon naught p cos theta by r square. इज इट क्लियर बेटा? समझा सबको पॉइंट? कुछ डाउट है इसमें? इसी तरह क्लियर है बेटा सब? ये पॉइंट समझ गया? Yes, sir. फाइन। शुभम, दिया, क्लियर दोनों को? Yes. Yes, sir. अब देखिए, आप मुझे सोच के सिर्फ बताना, मैं आपसे पूछता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा है और ये लाइंस पैरेलल है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है तो इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है? Constant. कांस्टेंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट? अब इसमें क्या किया मैंने, एक डाइपोल को प्लेस कर दिया ऐसे, लेट्स से यहाँ पे एक प्लस चार्ज रखा है और डाइपोल को, और यहाँ पे माइनस चार्ज। ओके, अच्छा मान लो मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे प्लॉट करता हूँ, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहाँ पे ज्यादा है? पॉइंट 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है कि पॉइंट 2 पे स्ट्रेंथ ज्यादा है? 1. वाई? इसी तरह 1 पे क्यों ज्यादा है? पॉइंट नंबर 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्यों ज्यादा है? व्हाई इज इट सो? Sir, because it's closer to the. Correct, because electric field lines are here comparatively close as we compare from here. So अगर यहाँ पे lines close है, so 1 point पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कंपेयर टू पॉइंट 2। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रहा है, so which one is at higher potential? 1 is at higher potential कि 2 is at higher potential? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रहा है, so if electric field lines are going in this direction, which one is at the higher potential? Point 1 higher potential पे है कि point 2 higher potential पे है? Comparatively अगर सोचे तो कौन higher potential पे है? 1 कि 2? Sir, 2, right? Why? Sir, because it's going towards. अच्छा, electric field lines move from where to where? Electric field lines higher potential से lower potential जाता है कि lower potential से higher potential आता है? Lower से high. Higher to lower. याद देखो, मैंने स्टेटमेंट लिखाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ऑलवेज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा
हायर पोटेंशियल से स्टार्ट होगा, लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। सो ऑब्वियस ही बात है बेटा कि ये जो पॉइंट 1 है आपका, दिस पॉइंट 1 इज एट हायर पोटेंशियल एंड पॉइंट 2 इज एट लोअर पोटेंशियल बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन। इज इट ओके? सो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, electric field lines always move from higher potential to lower potential. If lines are going in this direction, so point 1 will be at the higher potential and point 2 will be at the lower potential. Is it okay now? अभी समझ में आया? ठीक है, अब देखो, सिंस ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फेवर में लगता है कि उसके अगेंस्ट लगता है? Here we are having positive charge. This positive charge will experience force. Is it in the favor of electric field की against electric field? किधर लगेगा? पॉजिटिव चार्ज पे। शुभम किधर एक्ट होता है? अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के फेवर में लगता है कि उसके अगेंस्ट एक्ट होगा। किधर लगेगा? It will be in the favor, right? फेवर, यस। सो विल इट बी लाइक दिस? बट ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के फेवर में? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो? शुभम, इशिता? Yes. Okay. And for negative charge, will this negative charge experience force in favor of electric field ki against electric field? Against. Against. Since it's a negative charge, तो क्या इस नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अगेंस्ट लगेगा, राइट? सो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के फेवर में, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अगेंस्ट। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जो इतना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है क्या उसी अमाउंट में फोर्स इस डायरेक्शन में भी लग रहा है? Yes. Okay. So what is the net force on this electric dipole? 0. 0. Excellent. So इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? Will that be equal to 0? होगा. So can we interpret a point from here that if we place a dipole in uniform electric field, mark my word, if we place dipole in uniform electric field, it will experience no net force. Can we make this point? क्या हम यहाँ से एक पॉइंट बना सकते हैं that if we place electric dipole in uniform electric, mark my word, if we place electric dipole in uniform electric field, net force on the dipole will be equal to what? 0. Can we make this point? Yes or no? Yes. Okay. So what we can say from here, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पॉइंट बना के, that if we, मैं सब पूछूंगा बाद में, if we place electric dipole in uniform electric field, it will experience no net force. Am I clear? अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, so that electric dipole will not experience any kind of net force. Am I clear बेटा? समझ में आया सबको? दिया, शुभम, इज इट क्लियर? Yes. Great. चलो आगे डिस्कशन करें।
Am I clear? डन बेटा, सबको क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट? Yeah, so ओके, सो अभी यहीं तक आज इसको पढ़ेंगे. नाउ विल डिस्कस द पेपर, है ना. इसके आगे आई एम थिंकिंग कि मैं आपको गॉस लॉ पढ़ा दूं, लेकिन पहले असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद गॉस लॉ पढ़ाऊंगा. तो पहले देखता हूँ आप लोग असाइनमेंट कैसे करते हो सॉल्व, उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि गॉस लॉ पढ़ना है कि नहीं. अगर असाइनमेंट अच्छे से करोगे तो गॉस लॉ पढ़ लेंगे हम लोग. ओके. Paper was easy this time. हाँ, यस, व्हाट यू सेइंग? Sir, the paper was a bit easy this time. हाँ, ये पेपर वाज नॉट सो टफ, दो कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे. ओके. so many questions were direct formula used. Few questions were there. And I am planning to have one full portion test. तो जहाँ से हमने पढ़ाई करना चालू किया था and till now what we have done. So full portion एक full length test लेंगे. We'll keep this test for 2 hours. 45 question, neat pattern proper. 45 questions will be there. So let me work out कैसे करना है. मैं पेपर पहले बना लूंगा, फिर आपको डेट्स बता दूंगा. So total 45 questions will be there. Paper will be for 1.5 hour, या आपके लिए 2 घंटे का पेपर रहेगा. 45 questions, 2 hour for you, and proper neat pattern. Okay, no problem, sir. No problem. So question क्या कह रहा है? Question number 1. The engine of a car produces an acceleration of 6 meter per second square. So एक कार का इंजन है, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. एंड वन मोर थिंग है बेटा, मैं हर चैप्टर के ऊपर जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा प्रोजेक्ट में बिजी हूँ. मैं DRDO के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उसका मेरा पेपर सबमिशन चालू है, तो आई विल बी बिजी फॉर 2-3 वीक्स. मीनवाइल मैं हर चैप्टर का असाइनमेंट नोट्स, सॉरी नॉट असाइनमेंट, हर चैप्टर का नोट्स अपलोड करूंगा क्लासरूम के ऊपर. वो सब नोट्स आप लोग डाउनलोड करोगे या तो प्रिंट करके फाइल में लगा के रखोगे. कीप रिवाइजिंग प्लीज. अगर तुम लोगों ने इतना मेहनत किया है पढ़ने के लिए, खराब मत कर देना, इसको रिवाइज करते रहना कंटिन्यूअस बेसिस पे. ओके. The engine of car produces an acceleration of 6 meter per second square. The engine of car produces an acceleration of 6 meter per second square in the car. If this car pulls another car of the same mass, then the acceleration would be, कितना हो जाएगा acceleration? देखिए, so horizontal surface पे there is a car here बेटा. horizontal surface पे एक कार है ना. Let's say इस कार का मास m kg का है, और इस पे आप इंजन ने फोर्स लगाया F, और फोर्स लगा के इसको खींच रहा है. एंड जो मास प्रोड्यूस किया है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, वो 6 मीटर पर सेकंड का है. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो फोर्स बाय मास का वैल्यू आपको पता है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस केस में, राइट. सो यहाँ से मुझे क्या मिला? आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ फोर्स बाय मास फ्रॉम हियर. फोर्स बाय मास इज व्हाट वी आर हैविंग, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नाउ सेकंड केस में अभी क्या किया इसने कि सेम कार के साथ में एक दूसरा कार और अटैच कर दिया और इसको टो कर दिया. एक्चुअली एक कार ये था, एक कार ये था, और इस दोनों को कन्वेयर बेल्ट से कनेक्ट कर दिया. नाउ दे आर अगेन अप्लाइंग द सेम फोर्स, और ये वाले कार का भी वही मास है m kg का, जो ये वाले कार का मास था पहले से. अब पूछ रहा है इस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा. व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन इन दिस केस? फिर से वही कहानी करो. अब मास की जगह पे क्या लेना पड़ेगा मुझे? What will have to take in place of mass? Will it be m kg plus m kg? Will that be equal to 2m into acceleration? So x a dash कर देता हूँ मैं. So what will be a dash बेटा? Will it be equal to f by 2m? और ये f by m का वैल्यू कितना आपने किया है? 6 ना. So अगर आप यहाँ प्लेस कर दोगे, will it be 6 by 2, which is what? 3. So from here a dash का वैल्यू कितना आ जाएगा? Will it be equal to 3 meter per second square? हो गया था सॉल्व सभी का? अंकिता हुआ था बेटा आपसे सॉल्व? ये हाँ सर, वेरी गुड. ऐसे ही अप्रोच किया था कि कोई और लॉजिक यूज किया था? ऐसे ही होता है. गुड, वेरी गुड. इशिता, दिया, त्रिशा, सबका हो गया था ये कैलकुलेशन फर्स्ट क्वेश्चन? ओके, सुपर. चलो क्वेश्चन नंबर 2.
सर ऑर्डर शायद सबके लिए अलग था। ओके, हाँ वो सफल किया था मैंने, ठीक है। रिकॉल हो रहा ना क्वेश्चन देख के ये वाला? Yes, sir. ओके, चलो मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उस पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर मी इज अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। सो एक बॉडी है जिसका मास 2 kg का है, moving on a horizontal surface with an initial velocity of 4 meter per second. So this is moving on a horizontal surface with an initial velocity of 4 meter per second. Comes to rest in 2 seconds. So ये 2 सेकंड में रेस्ट पे आ गया। So एक बॉडी था जो इधर चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और 2 सेकंड मूव करने के बाद ये रेस्ट में आ गया। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन टेस्ट में लिया है मैंने, ये सब नीट का क्वेश्चन है। नीट दिस आई हैव टेकन फ्रॉम नीट बुक, नीट के बुक से किया सारे क्वेश्चंस। Comes to rest after 2 seconds. If one wants to keep the body moving on the same surface with the velocity of 4 meter, कितना उसको फोर्स लगाना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है कि 4 मीटर पर सेकंड जाने के बाद अगर ये रुक रहा है तो रुकेगा एक ही वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन इसको रिटार्डेशन दे देगी। मान लो बेटा ये ऑब्जेक्ट का मास m kg का है, तो फ्रिक्शन इसको कितना रिटार्डेशन देगा? Will it give us retardation of F/m मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? अब आप क्या करोगे, ये लॉजिक लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ at। v आपका 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 4, रिटार्डेशन है तो नेगेटिव हो जाएगा, इनटू टाइम कितना लगा इसको जाने में? 2 सेकंड्स। सो व्हाट विल बी हैविंग 2f/m, विल इट बी इक्वल टू 4? कैंसिल हो गया। f/m का वैल्यू कितना आ गया बेटा? इज इट इक्वल टू 2 आएगा। अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअस उसी वेलोसिटी से मूव कराना है, इसका मतलब आपको नेट फोर्स 0 करना पड़ेगा। तो जितना फ्रिक्शन लग रहा है आप उतना ही फोर्स बाहर से लगा दो तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फ्रॉम हियर? विल इट बी इक्वल टू 2m, और मास कितना दिया है? 2 kg। सो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 4 न्यूटन। तो सिंस इसको रेजिस्ट करने के लिए फ्रिक्शन 4 न्यूटन का है, सो दैट मच अमाउंट ऑफ फोर्स आपको लगाना पड़ेगा 4 न्यूटन का ही, तब जाके ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, है ना? So we need a force of 4 Newton to keep object moving with same velocity. सही आया था? इसी तक सही आया था आपका ये? Yes, sir. ऐसे ही सोचा था बेटा कि कुछ और लॉजिक से सोचा था? Have you thought the Sir, same way? same way only. Okay. बाकी लोगों का, शुभम तुम्हारा कैसे, चैट में लिख दो कैसा तुमने किया इसको? Sir, but first time I didn't do it by friction. I think I got it in minus, but I took it directly by v is equal to u plus at, and then I found acceleration, and then I substituted into force is equal to mass into acceleration. करेक्ट। अच्छा, why you are getting negative by the way? इसी तरह अगर आप फ्रिक्शन से करोगे तो Because नेगेटिव। friction comes in the opposite direction. Yes, excellent. That is in the opposite direction. So applied force and friction, they are in opposite direction. So therefore, one will be negative and the next one will be positive. Is it clear? Yes, sir. Very good, super. बाकी लोग, त्रिशा, अंकिता, आपका हुआ था बेटा ये? अंकिता is not there. Okay. त्रिशा, दिया, is it fine बेटा? समझ में आया? Okay, चलो next. So once can you go back? I was copying that one. Okay. Done, sir. Okay. चलो next. Next क्या कह रहा है? A force of 5 Newton acts on a body of weight 9.8 Newton. So there is a force of 5 Newton which acts on the body of weight
9.8 Newton. So what is the acceleration produced? कैसे करोगे इसको? आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन था. So we have to first find mass. Hmm. Weight, it will be 9.8 divided by 9.8. We get it as 1, and then we'll find acceleration. It will be 5 meter per second. Super. पहले तो weight आपको दिया. As we know, weight is equal to what? Mass times of gravity. Weight is mass into gravity. So the weight they have given us 9.8. Mass निकाल लेते. Acceleration due to gravity is again 9.8. This will get cancelled. So from here, mass is of 1 kg. Now they are asking us to get acceleration. तो आप क्या करोगे? Force is equal to mass into acceleration. Force is of 5. Mass 1 into acceleration. So therefore, again it will be 5. So acceleration will be equal to what, beta? 5 meter per second square. So simplest question. इससे आसान हो नहीं सकता. So the correct answer for this question was 5 meter per second square. Is that okay? Yes. Good. So next, we'll go to the next one. Next क्या कह रहा है? When 1 Newton force acts on 1 kg body, then the same force of 1 Newton acts on the body of 1 kg that is able to move freely. The body receives a speed of 1 meter. When 1 Newton force acts on 1 kg body that is able to move freely, the body receives a speed. अच्छा, तो बहुत आसान. क्या हो जाएगा इस पे? आप बताइए. क्या लॉजिक यूज करोगे? Force is equal to So what? what do we need to find? There are options. Speed आएगा, acceleration आएगा. Correct answer इसका acceleration होगा ना. Force 1 Newton का है. Acceleration is 1 meter per second square. Correct. So the acceleration from here will be having what? 1 meter per second square, which is there in option number B. So the correct answer for this question was option number B. And for this also it was B. Is it okay? Yes. Okay, great. Next. Next question. ये समझ में आया सभी को बेटा? Is it clear to everyone? Nimay, Trisha, clear beta, both of you? Yes. Next one. An object of mass 10 kg. So there is an object of mass what? 10 kg. Moves with a constant velocity of 10 meter per second. So it is moving with a constant velocity of 10 meter per second. Constant velocity of 10 meter per second. A constant force then acts for 4 seconds. ठीक है. So इस ऑब्जेक्ट पे क्या हो रहा है? एक कांस्टेंट फोर्स फिर एक्ट हो रहा है. Force that we are applying is what? Constant. Okay. So an object of mass 10 kg moves at a speed of 10 meter per second. A constant force then acts for 4 seconds on the object and gives it a speed of 2 meter per second. So 4 सेकंड तक ये एक्ट कर रहा है. और 4 सेकंड तक एक्ट करने के बाद इसको स्पीड कितना दे रहा है बेटा? 2 मीटर पर सेकंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके. सो 4 सेकंड तक ये एक्ट हो गया और 4 सेकंड तक एक्ट होने के बाद क्या हो गया? दैट दिस इज गिविंग स्पीड of 2 meter per second in opposite direction. So then the acceleration -2. Initially it was going in this direction with 10 meter per second. Again it's an easy question. बाद में इसका velocity opposite direction में हो गया. So what they are asking you to get the acceleration produced. कैसे करोगे acceleration? -2 -10 by 4. V is equal to u plus vt. Let me have this direction as positive. तो final velocity आपका opposite direction में था. So therefore we will take -2 क्योंकि ये velocity opposite sense में है. ये आपका 10 हो गया. Plus acceleration into t is what they have given 10. है ना? So अगर आप adjust करोगे इसको, so 4 into a -12 3. Acceleration which we are having is of -3 meter per second square. अच्छा बेटा ये acceleration negative है. What does it mean? Retardation. Retardation. Yes, great. This is retardation. So that will be acting against the direction of velocity. So retardation. Okay. चलो next. एक मिनट यहाँ तक क्लियर है सबको? दिया क्लियर अप टू दिस मच? शुभम? Yes, sir. Okay. Next. So once can you just show the answer? I just want to check. Minus Yeah, okay, sir. Okay. Next.
A ball of mass 0.2 kg. So we are having a ball of mass what? 0.2 kg moves with a velocity of 20 meter per second. So it is moving with a velocity of what? 20 meter per second, right? And it stops in 0.1 second. And it stops in what? 0.1 second. Then the force on the ball is, again, it's an easy question. So initially it was moving with 20 meter per second and it stops in 0.1 second. So how we'll do this? We'll We'll first find find acceleration. acceleration, velocity divided by time, and then you multiply it by mass to find force. Super. So final velocity is 0. Initial velocity we have 20 plus acceleration into time is what? 0.1. So acceleration will be equal to what? Minus 20 by what? 0.1. This will shift here, 10. So acceleration from here will be equal to what? Better 200 meter per second square. Now they are asking us to get what? Force. So for that force, what we'll be doing is force is equal to mass into acceleration. So force mass we are having is of 0.2 into 200. So get cancelled. So force will be equal to what? Beta 40 Newton. Is it fine? Is it fine? Clear a point yahan tak? शुभम क्लियर? समझ में आया सभी को कैलकुलेशन ये? Yes, sir. चल नेक्स्ट. ओके क्या कह रहे हैं? मैन द मास ऑफ अ लिफ्ट इज 500 kg. ओके सो देयर इज अ लिफ्ट and that lift is having a mass of what? 500 kg. When it accelerates with an acceleration of 2 meter per second square, the tension in the cable will be. ये हुआ तो सॉल्व किसी का? सोम का तो करेक्ट था ये सब कुछ. कैसे किया? Anyone can tell me? इशिता कैसे किया बेटा इसको? There is a lift here और इसको केबल से, लिफ्ट में ऑब्वियसली बात है ऊपर केबल रहता है ना, वही केबल लिफ्ट को ऊपर खींचता है. So there is a lift here and the mass of lift they have given us is of 500 kg and there is a cable connected with this lift. Lift से केबल connected है and this lift is accelerating upward. ये जो लिफ्ट है ना वो ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है. With what acceleration? 2 meter per second square. Now, if this lift is accelerating upward with an acceleration of 2 meter per second square, what will be the tension in this cable? ये आपसे पूछा गया है. शुभम कैसे किया था तुमने इसको सॉल्व? So we'll take tension is equal to M bracket open G plus A, right? Why? इशिता, why will we be taking that? ऐसा क्यों करेंगे हम लोग? देखिए, let's say बेटा इस पे टेंशन. Sir, because हाँ बोलो. Sir, because T minus mg will be equal to mass into acceleration. Correct. So then we'll substitute the values and we'll get 6,000 Newton. Correct. So see, the tension was acting here in the upward direction. मैं इसको बताता हूँ आप अच्छे से करके. It's a good problem by the way. Tension यहाँ पे ऊपर की तरफ act कर रहा था. The block is having mass of 500 kg and therefore the mg will be acting downward. Mass times gravity. किधर act करेगा mg? नीचे. Okay. Now what will be the net force on this elevator? इस लिफ्ट पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? Since ये t बड़ा है क्योंकि ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, will this be equal to t minus of mg बेटा? नेट फोर्स. आप देखिए t ऊपर की तरफ लग रहा था, mg नीचे की तरफ लग रहा था. इस केस में नेट फोर्स कितना हो जाएगा? Will it be equal to t minus of mg? Yes. Okay. Now can we write net force at mass into acceleration, and that is equal to what? T minus of mg.
right? Net force, tension is acting in the upward direction and mg is acting in the downward direction. So can we write here that net force on this lift is T minus of mg, where T is acting in the upward and mg is acting in the downward. And in place of net force, can we place a mass into acceleration? Is it clear? So tension will be equal to what, beta? Will it be equal to mg plus of ma? Now tension will be equal to what? M bracket of what? G plus A. Ishita, got the point beta? What you are saying? किधर से ये formula है? Yeah, sir. Okay. ये ऐसे करना है हमें सीक्वेंस में. Since we are learning the concept ना, तो हमें ऐसे सीक्वेंस में चलना पड़ेगा. ओके, अब देखिए, सो प्लेस करोगे वैल्यूज, कितना आ जाएगा? टी मास वी आर हैविंग ऑफ 500 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 प्लस ऑफ 2. सो टेंशन कितना हो जाएगा? विल इट बी 500 into 12? So tension will be equal to what? 6000 meters. That is the correct answer. Am I clear बेटा? समझ में आया सभी को पॉइंट ये? दिया, त्रिशा, इसी तक क्लियर तीनों को? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब्स द फॉलोइंग: एनर्जी, वर्क, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्या डिस्क्राइब करता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? Inertia. इनर्शिया. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लोग ये भी बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, है ना? सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया. Sir, then what is moment of inertia? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बेटा टेंडेंसी. बताता हूँ मैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या है? जैसे आप ऐसे लिखते हो ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अब मुझे एक बात बताइए, मान लो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, मैं प्रैक्टिकली फील कराता हूं तुम्हें. वी आर हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स. लेट्स से एक ऑब्जेक्ट का मास आपके पास 2 kg है और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास आपके पास लेट्स से 5 kg. इस पे भी आपने फोर्स लगा दिया 2 न्यूटन का, और इस पे भी मान लो आपने फोर्स लगा दिया 2 न्यूटन का. ज्यादा एक्सेलरेट कौन करेगा तेजी से? 2 kg वाला ऑब्जेक्ट ज्यादा फास्ट एक्सेलरेट करेगा कि 5 kg वाला ज्यादा फास्ट एक्सेलरेट करेगा? 2 kg. इसका मतलब क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, क्या वो लीनियर मोशन को उतना ही ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है? हाँ. एग्जैक्टली सेम वे में अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, लेट्स मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है. मैं अगले कोर्स में डिस्कस करेंगे हम लोग टॉर्क के बारे में. मान लो इस पे टॉर्क का मतलब वो फोर्स जो रोटेट करता है ऑब्जेक्ट. शायद थोड़ा बहुत बताया भी होगा मैंने टॉर्क के बारे में. अब देखो, जितना टॉर्क मैं इस पे लगा रहा हूँ, अगर मैं उतना ही टॉर्क इस पे भी लगा दूं, जैसे यहाँ पे भी फोर्स सेम था और यहाँ पे भी फोर्स सेम था, वैसे सेम टॉर्क दोनों पे लगा देते हैं. तो जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा वो उतना स्लो रोटेट करेगा, और जिसका इनर्शिया कम होगा वो उतना फास्ट रोटेट करेगा, जस्ट लाइक मास, है ना? तो जो काम लीनियर मोशन में मास करता है, वही काम एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है. Is it okay? Yeah, sir, got it. So the job which is done by mass in linear motion, exactly same job is done by moment of inertia in circular motion. जो काम मास करता है linear motion में, exactly वही काम moment of inertia करता है circular motion. Okay, is it fine? समझ में आ गया पॉइंट इसी तक? Yes, sir. Great. The next problem: a man pushes a wall and fails to displace it. He does negative work, positive work, no work at all, maximum work. क्या करेगा? No work. No work. क्यों बेटा? क्योंकि उसने फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने की वजह से क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ? नहीं ना, कि वॉल तो मूव किया ही And नहीं. work done is force into displacement. नहीं, ये नहीं. वर्क डन का आपको क्या फॉर्मूला दिया था? गुड शुभम. वर्क डन का आपको क्या फॉर्मूला दिया था मैंने? Is it work done is equal to F vector dot of S vector? Do you remember this, Ishita? Force vector is equal to dot displacement. It's a dot product. अच्छा, मुझे बात बताओ इशिता, अगर ये डॉट प्रोडक्ट है बेटा, तो ये कौन सा क्वांटिटी होगा? वर्क स्केलर की वेक्टर? Scalar. स्केलर. वेरी गुड. सो यहाँ से आपको क्या मिला था? वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस इंटू कॉस थीटा. तो भाई अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, ये टर्म ही जीरो है, तो वर्क डन कहाँ से आएगा? ये भी तो जीरो ही होगा. एग्रीड?
Is it clear? Is it clear everyone? समझ गया? Next, good. Next problem देखिए क्या कह रहे हैं? A body moves a distance of 10 meter along a straight line under the axons. So body move किया है, displacement दिया है 10 meter. A body moves a distance of 10 meter along a straight line under the action of a force 5 Newton. है ना? कितना फोर्स आप लगा रहे हो? 5 न्यूटन का. If the work done is 25 joule, so work done आपको दिया है कितना? 25 joule. Then the angle which the force makes with displacement is, तो थीटा आपसे पूछा गया है. So you have to use the formula of F into S into cos theta. Correct. Find angle made by force with displacement. क्या करेंगे? डायरेक्टली सिंपल है ना, फॉर्मूला बेस्ड था ये क्वेश्चन. तो कैसे करोगे? So for this what we'll do is work done is equal to what beta? F into S into cos theta. Work done कितना किया आपने यहाँ? 25. Force कितना लगा रहे हो? 5 into what? 10 into cos theta. This will get cancelled. This is what? 2. So cos theta from here we are having 1 by 2. मुझे बताइए अगर cos theta if it is 1 by 2, so what will be theta from this? Cos inverse डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली आ जाएगा. थीटा विल बी 60 डिग्री ना. cos 60 डिग्री का वैल्यू 1 by 2 होता है. गुड शुभम. Sir, I did it by cos inverse. इधर में बट आंसर तो ऑप्शंस में 60 डिग्री दिया Yeah, था. yeah. ओके डन. सिंपल प्रॉब्लम. सीधा आपको क्या रिजल्ट लगाना था? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा. I have provided you the work done. 25 प्लेस कर दिया. Force is of 5 Newton. Displacement 10 था. Theta cos theta. So from here we need to get the value of theta, which will be 1 by 2 simply. And अगर cos theta 1 by 2 है मतलब theta is what? 60 degree. Okay. Next. Which of the following is a scalar quantity? Displacement कौन सा quantity है? Vector. Vector. So पहला तो आपका displacement था, that will is a vector quantity. So ये तो नहीं रहेगा. Electric field. Vector. Vector. ये भी नहीं है. Acceleration. Vector. Vector. Work. Scalar. Scalar. So which is the correct answer? Work. Right. Excellent. Displacement is a vector quantity. Electric field भी vector है, हमने भी discuss किया है electrostat में. Acceleration also is a vector quantity. इसके पास डायरेक्शन इंक्लूडेड होता है. सो ये तीनों वेक्टर है. सिर्फ स्केलर कौन सा क्वांटिटी है? वर्क. Am I clear? दिया दिशा क्लियर है बेटा दोनों को ये पॉइंट? Yes, sir. Yes. ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है. अ फोर्स दैट वी आर यूजिंग इज 5 I कैप. सो जो फोर्स आप लगा रहे हो ये फोर्स आपका है 5 I कैप plus 6 J cap minus of 4 K cap Newton. So the force 5 I cap plus 6 J cap minus of 4 K cap Newton, the force which we are applying. एक second. Just a second. So the force which we are applying is of 5 I cap and produces a displacement. तो इसने displacement produce किया है. Displacement कितना दिया है? 6 I cap plus 5 K cap. 6 I cap plus of 5 K cap meter. So displacement जो इसने produce किया है, this is of what? 6 I cap plus of 5 K cap meter. This is the displacement. Work done by the force is. Work done calculate करना है. कैसे करोगे बेटा work done? How will you get this work done? So work done is equal to F vector into S vector. Superb. Excellent.
सो वर्क डन के लिए आप क्या करोगे, विल दिस बी इक्वल टू, वेरी गुड शुभम, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर ये फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट है, सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स की जगह पे प्लेस करिए, दैट इज 5i कैप प्लस ऑफ 6j कैप माइनस ऑफ 4k कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट की जगह पे प्लेस कर दो 6i कैप प्लस ऑफ 5k कैप। बोलो कैसे निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट, व्हाट वी डू फॉर डॉट प्रोडक्ट? इसी तरह डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं? हाँ एक्सीलेंट शुभम, भूल गया, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, जे को जे के साथ करते, के को के साथ करते हैं। सो 6 into 5, वेरी गुड शुभम, एक्सीलेंट, इज 30 माइनस 4 प्लस 5 इज माइनस 20। सो फ्रॉम हियर वर्क डन कितना हो जाएगा? 10 सीता, डू यू रिमेंबर दिस बेटा, याद है आपको कॉन्सेप्ट? Yes, so I did it directly. डायरेक्टली मींस व्हाट? I didn't show the steps. I did it directly because you can multiply from this. Do you remember the concept of dot product, how we multiply that? Yeah, yeah. And the concept of cross product? Yes. So dot product has simply will multiply I with I. So 6 into 5 is 30, and j is nothing more. J is not present here, so that will be 0. And k, for the k here we are having minus 4, and here we are having 5. So 4 into minus 4 into 5 is minus 20. So 30 minus 20 will be 10 joules. Okay. Next one. A force of 5 Newton acts on 15 kg body. So there is a force of 5 Newton acts on the body of what? 15 kg. Initially at rest. So this is initially at rest. Initially at what? Rest. Okay, bhai. The work done by the force in first second of the motion is. तो first second में कितना work done होगा? Work done by force in first second of motion is. कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, कोई बता दो मुझे, how will you calculate this? कैसे कैलकुलेट करिएगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे? शुभम कैसे डील करोगे इसको? Sir, we will first take force is equal to mass into acceleration. So acceleration is equal to 1/3. Then you'll use v is equal to u plus at. And then you'll find we'll get 1/3 meter per second. And then Yes. then you'll use the formula of W is equal to half mv squared. And then we'll get 5/6 joules. So you have used the work energy concept. That is not the formula, beta. It's a principle, work energy law, work energy principle. Okay. First of all, force is given. So mass constant है तो directly हम use कर सकते हैं. Force is equal to mass into acceleration. The force we are having 5 Newton. Mass is of 15 into acceleration. This will get cancelled here. ये term cancel हो जाएगा. This will be 3. So from here, acceleration will be equal to what? 1/3 meter per second square, right? So if it is 1/3 meter per second square, now we'll get the displacement. S is equal to what? Ut plus half of at square. As the particle is initially at rest, if it is initially at rest, implies that u will be 0. S is equal to what? 0 into 1 plus half into 3 into what? 1 square. So displacement will be 3/2 meter. Now, as we want to get work done, so acceleration is 1/3 ना, not 3. Acceleration की जगह पे आपको क्या प्लेस करना पड़ेगा? 1/3 into what? 1 square. So from here, the displacement which I will be having is
1/6 meter. Now as we want to get work done, so work done is F into S into what? Cos theta. The theta will be 0 degree here क्योंकि same line में था. So work done कितना हो जाएगा? 5 into 1/6 cos of 0. Cos 0 degree is 1. So therefore work done will be equal to 5/6 joules. This will be the work. Correct answer is option number B. Is it clear बेटा? समझ में आया सबको कैलकुलेशन ये? दिया, त्रिशा क्लियर है बेटा कैलकुलेशन सबको प्रॉपर्ली? Yes. ओके करेक्ट, Yes, sir. फाइन. इसी तरह समझ में आया बेटा? ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली F into S cos थीटा, जैसे आपने किया था हाफ MB स्क्वायर वैसे भी कर सकते हैं. वी कैन गो लाइक दिस आल्सो. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. The work done against the gravity in taking 10 kg mass at 1 meter in 1 second. तो work done आपसे पूछा है. So mass is of 10 kg and that we are taking through a height of 1 meter. बताइए कितना work done होगा इस केस में? What will be work done in this case? Any idea? See, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को 1 मीटर ऊपर लेके जा रहे हो, 1 मीटर ऊपर लेके जा रहे हो, राइट? See, so, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को 1 मीटर ऊपर लेके जा रहे हैं, so what will be the work done here? कितना हो जाएगा बोलो? वर्क डन कितना हो जाएगा? अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है तो बेटा इसको अगर आप नीचे लेके जाए mg फोर्स लगेगा एंड वी आर टेकिंग 1 मीटर अप, सो व्हाट विल बी वर्क डन हियर? विल इट बी इक्वल टू माइनस ऑफ mgh, क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री है. विल दिस बी द केस? राइट. सो अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे, मास दिया है 10, acceleration due to gravity is 9.1 over 1. So this will get cancelled. ये cancel हो जाएगा. So from here, work done will be equal to what beta? Is it 98 joules? Which is correct option. Option number B. Yes, sir. Okay. Super. समझ गया सभी को पॉइंट? ये कैलकुलेशन क्लियर है? शुभम ऐसे ही किया था कि कोई और कैलकुलेशन यूज किया था? ओके फाइन, चलिए आगे डिस्कस करते हैं. ओके बिफोर दिस ओके, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और बचे, फटाफट खत्म कर लेते हैं. यस बेटा, मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है. अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg था, इज एट रेस्ट. एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg का है और वो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. ये रेस्ट में, मास इज गिवन टू अस. Acted upon simultaneously by two forces of 4 Newton and 3 Newton at right angle to each other. इस पे क्या कर रहे हो? एक ही साथ में साइमल्टेनियसली दो फोर्स आपने लगा दिया. एक 4 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और दूसरा फोर्स आपने 3 न्यूटन का लगा दिया. These forces are perpendicular, जो आपने लगाया है. The kinetic energy of the body at the end of 10 seconds is. ये कैसे किया? It's a good question by the way. एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में है बेटा, है ना? ऑब्जेक्ट का मास 10 kg दिया है, आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड. फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स. एट एंड ऑफ 10 सेकेंड कैसे करेंगे इसको? कोई बता सकता है मुझे? एनीवन? हाँ कैसे करेंगे? कोई बता सकता है? इसी तरह कैसे अटेम्प्ट किया बेटा आपने इसको?
शुभम, देखो अब मुझे एक बात बताओ, ये दो ऑब्जेक्ट है, इस पे दो फोर्सेस लग रहा है, द वन इज ऑफ 4 न्यूटन एंड द नेक्स्ट वन इज ऑफ 3 न्यूटन, सो व्हाट विल बी इट्स रिजल्टेंट फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 4 का स्क्वायर? हाँ, गुड शुभम, वेरी गुड। सो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा? Will it be equal to under root of 9 plus of 16? So 9 plus 16 is what? 25. So force अगर आप नेट निकालोगे रिजल्टेंट फोर्स 5 न्यूटन। ओके, अब आप क्या करो, फोर्स इज इक्वल टू, यानी नेट फोर्स जो आप लिख रहे हो, सो कैन वी से दैट माय नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो नेट फोर्स जो आपने कैलकुलेट किया है दैट इज ऑफ 5। गुड बेटा, मास दिया हुआ है 10 into acceleration. So from here acceleration will be having equal to what? 5 by 10, which is 0.5. Acceleration is 0.5 meter per second square. Okay, great. Now once we are having acceleration, we'll calculate the velocity. कैसे calculate करोगे velocity? V is equal to u plus of at. Rest से start किया है, so therefore initially इसका 0 है, 0 plus acceleration 0.5 and after 10 seconds they are saying. So velocity कितना हो जाएगा? 0.5 into 10. पॉइंट हटा दो, ये कैंसिल हो जाएगा. So what will be velocity from here? Will it be equal to 5 meter per second? Right? अब आपको काइनेटिक एनर्जी पता करना है. So that is what? Half of mv square. So काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? Half into 10 into velocity is what? 5 का square. So what will be kinetic energy from here? Will it be 5 into 25? So kinetic energy will be equal to 125. Good. इसी तरह समझा बेटा कैलकुलेशन ये? Yeah, sir. Can you wait for 1 second? Yeah. I hope. This was a good question, by the way. दिया, त्रिशा, दोनों को कैलकुलेशन समझ में आया बेटा? Yes, sir. कुछ डाउट है कैलकुलेशन में? दिया, कुछ डाउट है बेटा कैलकुलेशन में कि समझ गया प्रॉपर्ली? No, sir. No. ओके, ठीक है. Done. नेक्स्ट इसको खत्म कर लेते हैं पूरा डिस्कस करके. नेक्स्ट क्या कह रहा है? वी आर फोर्स इज देयर, एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है F एंड दिस फोर्स इज 3 I कैप प्लस ऑफ 4 J कैप न्यूटन. ये फोर्स लग रहा है X ऑन द ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्प्लेस्ड इट बाय 3 I कैप प्लस 4 J कैप मीटर. अच्छा, इतना ही फोर्स लग रहा है और ये फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट जनरेट कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही है, 3 I कैप प्लस 4 J कैप मीटर. So, आपसे पूछ रहा है कि द वर्क डन बाय द फोर्स इज, कैसे कैलकुलेट करोगे वर्क डन? विल इट बी इक्वल टू F वेक्टर डॉट ऑफ S वेक्टर? Sir, same dot product only. हाँ करेक्ट, 3 I कैप प्लस ऑफ 4 J कैप डॉट 3 I कैप प्लस ऑफ 4 J. अगेन व्हाट टू डू? I को I के साथ मल्टीप्लाई करो, J को J के साथ करो, तो कितना हो जाएगा वर्क डन? विल इट बी 3 into 3 that is 9 9 plus plus of 16, 25. work done will be equal to 25. Super simple problem था, exactly same था. Okay, next question. I hope ये सबको समझ गया होगा कैलकुलेशन. समझा बेटा सबको ये कैलकुलेशन? निमय, is it clear with this calculation? Yes, sir. Okay, चलिए नेक्स्ट. क्या कर रहा है? A force which we are applying, so आपने एक फोर्स लगा दिया है and this force is given to us, that is 3 I cap plus of C J cap plus of 2 K cap Newton. Acting on a particle causes a displacement. ये पार्टिकल पे एक्ट करके डिस्प्लेसमेंट जनरेट कर रहा है. कितना डिस्प्लेसमेंट जनरेट कर रहा है? -4 I कैप प्लस ऑफ 2 J कैप प्लस ऑफ 3 K कैप मीटर. इतना डिस्प्लेसमेंट जनरेट कर रहा है.
इफ द वर्क डन इज 6 जूल, सो वर्क डन दिया है 6 जूल, आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ये सीबीएसई प्री मेडिकल टेस्ट 2002 का क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया फाइंड वैल्यू ऑफ सी। सीबीएसई प्री मेडिकल टेस्ट 2002 का क्वेश्चन था, किसी ने किया है इसको सॉल्व? शुभम का तो हुआ रहेगा। No, you have to just substitute, right? या डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, करेक्ट ना इसी था। तुम्हें दिख रहा है मेडिकल में कैसा क्वेश्चन पूछता है? पूरा ऐसा नहीं कि सिर्फ ये सब टॉपिक में, पूरे फिजिक्स में इजी पूछता है, फिर भी बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि जो काम तुम लोग आज कर रहे हो वो लोग ये काम 11th में स्टार्ट करते हैं, सो ऑब्वियस सी बात है फिर गलत होता है उनसे। वर्क डन कितना हो जाएगा? एफ वेक्टर डॉट ऑफ एस वेक्टर। नाउ व्हाट विल बी वर्क डन हियर बेटा? फोर्स प्लेस कर दो 3i कैप प्लस सी जे कैप प्लस 2k कैप। इस बार का नीट का पेपर थोड़ा अच्छा आया था, लेंदी क्वेश्चंस थे कुछ। ओके, वेरी गुड शुभम। माइनस ऑफ 4i कैप प्लस ऑफ 2j कैप प्लस ऑफ 3k। सो क्या आ जाएगा वर्क डन? 4 3 जार -12 प्लस ऑफ 2c प्लस ऑफ 6, एंड वर्क डन कितना दिया है? इट इज गिवन 6 हियर, सो -12 plus 2c plus 6. Now this 6 and 6 will get cancelled. So this will come this side. So 2c is equal to what? 12. Cancel हो जाएगा. So c will be equal to what? 6. c का वैल्यू 6 आएगा ना बेटा इस केस में? Yes, sir. Good. Very good. और ये बहुत पहले का नहीं है. This is question of pre-medical test 2002. Okay. Next. A particle is acted upon by a force of constant magnitude, which is perpendicular to the velocity. है ना? So velocity के perpendicular force लग गया है. So particle is acted upon by a force, constant magnitude force, which is perpendicular to the velocity of the particle. The motion of particle takes place is. कैसा मोशन होगा? अब मुझे एक बात बताओ पहले कि अगर ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो पाथ कैसा बनेगा पार्टिकल का? व्हाट विल बी द पाथ ऑफ पार्टिकल? पार्टिकल कैसा पाथ लेगा? So can you repeat? हाँ, if the force here is perpendicular to velocity, force जो देखो velocity के perpendicular है, so what will be the path taken by the particle? पार्टिकल कैसा पाथ लेगा? What type of path will the particle take? देखिए एक लास्ट टाइम बता रहा हूं, अभी आगे से आपको ध्यान में होना चाहिए बात, राइट? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, अगर फोर्स उसी डायरेक्शन में लग जाए या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाए, है ना? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इफ फोर्स इज इन दैट डायरेक्शन या ऑपोजिट टू दैट डायरेक्शन, बोथ द केसेस, इस केस में पार्टिकल का जो पाथ होगा बेटा वो स्ट्रेट लाइन होगा, right? If the force which we apply, if that is in favor of velocity or if it is against the velocity, so velocity इस डायरेक्शन में था और जो आपने फोर्स लगाए, ये फोर्स या तो वेलोसिटी के फेवर में हो जाए या ये फोर्स वेलोसिटी के अगेंस्ट हो जाए, इस केस में जो पाथ लेगा पार्टिकल, that path taken by particle will be a straight line. Remember this, correct? है ना? अगर फोर्स वेलोसिटी के फेवर में है या फोर्स वेलोसिटी के अगेंस्ट है, इस केस में जो पार्टिकल पाथ लेगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, नंबर 1. नंबर 2, अगर आपका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, लेट्स से वेलोसिटी इज v मीटर पर सेकंड, और हर पॉइंट पे, एट एवरी पॉइंट, द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट. अगर मेरा फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है हर पॉइंट पे, इस केस में जो पाथ लेगा पार्टिकल वो सर्कुलर होगा. ओके, इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एट एवरी मोमेंट, एट एवरी पॉइंट, इन दैट केस द पाथ टेकन बाय पार्टिकल विल बी अ सर्कुलर पाथ. अगर फोर्स वेलोसिटी के फेवर में है या अगेंस्ट है तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा. अगर वेलोसिटी फोर्स परपेंडिकुलर है तो पाथ क्या होगा? सर्कुलर, राइट? थर्ड पॉइंट विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर वेलोसिटी ऐसा है और फोर्स एक कोई पर्टिकुलर एंगल पे एक्ट करे, लाइक दिस,
सच दैट कि ये एंगल आपको थीटा बना रहा है। इस केस में जो पाथ ले रहेगा, this path will be projectile, है ना, इसको पैराबोलिक पाथ भी बोलते हैं। इज इट ओके? अगर फोर्स वेलोसिटी के फेवर में लगे या फोर्स वेलोसिटी के अगेंस्ट लगे, पाथ आपका स्ट्रेट लाइन होता है। अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगे फोर्स हर पॉइंट पे, if force is perpendicular to velocity at every point, in that case the path will be circular. And if force is making some kind of angle with velocity, in that case the path will be projectile. Am I clear? Am I clear, beta? समझ में आई सीता? So this is that question. A particle is acted upon by a force of constant magnitude. हाँ, In this I got wrong when I wrote it moves in a straight line. obviously it will not move in a straight line, beta. A force is acted of constant magnitude which is always perpendicular to velocity. If it is perpendicular, circular, na? Yeah. A straight line will be only the case when the force which you apply, either it is in the favor of velocity or it is against velocity. In that case, the path will be straight line. Okay. Now, if velocity is force is perpendicular to velocity, in that case, the path will be circular. It will not be a straight line. And if it is making some kind of angle, then it will be a projectile path. Is it clear, beta? So what will be the answer? Its velocity is constant, obviously नहीं। अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज करेगी। सी, इफ इट इज इन सर्कुलर मोशन ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पे डायरेक्शन ये होगा, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करेगा, सो ऑब्वियसली वेलोसिटी विल चेंज। ये हो गया। काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। देखिए, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, नहीं चलेगा। इस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये भी गलत, स्ट्रेट लाइन भी नहीं होगा। अब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? क्या कांस्टेंट होगा? अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो क्या हर पॉइंट पे फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन लगेगा, एंड बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा इस केस में? क्या एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे अपना डायरेक्शन चेंज करेगा? Yes or no? Yes. Okay. So what will be the correct answer for this? Kinetic energy is constant. Yes. So हम clear है point ये? Is it clear? Okay, great, very good. चलो लास्ट के 2-3 प्रॉब्लम्स और बच के इसको खत्म ही कर लेते हैं फटाफट। Next, these are the questions from SHM. लास्ट के 2 प्रॉब्लम SHM के थे। क्वेश्चन क्या कहता है? A particle starts SHM. Okay. A particle start SHM from the mean position. So particle ने SHM start किया है mean position से, ठीक भाई? From the mean position. Mean position कौन सा पॉइंट होता है? Is it a point of stable equilibrium या unstable equilibrium? हाँ इशिता, मीन पोजीशन कौन सा पॉइंट होता है? इज इट अ स्टेबल इक्विलिब्रियम बेटा कि अनस्टेबल? मीन पोजीशन Stable. स्टेबल, वेरी गुड। शुभम याद है, एसएचएम जो होता है ऑसिलेशन, दैट इज अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम, नॉट अबाउट अनस्टेबल। सो पार्टिकल स्टार्ट एसएचएम फ्रॉम मीन पोजीशन, इट्स एम्पलीट्यूड इज ए एंड इट्स टाइम पीरियड इज टी। ओके भाई, टाइम पीरियड इसका टी दिया है। एट द टाइम व्हेन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल at the time when its speed is half of the maximum, its displacement is what? So velocity आपका half होगा maximum का। So what is the maximum velocity beta? Is it omega into amplitude? सीधा याद है maximum velocity क्या होता है? Omega into amplitude, right? अब अगर आपको याद हो रिजल्ट, वेरी गुड शुभम। सो v का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर, ठीक है? अब अगर ये रिजल्ट आया, सो v कितना हो जाएगा? v आपको ऑलरेडी पता है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? ओमेगा a इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ व्हाट? x स्क्वायर।
this omega and omega will get cancelled, squaring both the sides. So squaring, अच्छा इसका हाफ है ना ये, both sides. So अगर आप दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे, so what will be having, will it be equal to a square by 4 is equal to a square minus of x square. So x square कितना हो जाएगा बेटा, will it be equal to a square minus of a square by 4. So x square कितना हो जाएगा, will it be equal to 3a square by 4. So from here x कितना हो जाएगा, will it be equal to 3a by 2. इसी तरह आया था तुम्हारा आंसर इसका, हाँ सर. याद है कॉन्सेप्ट की भूल गया है? सर फॉर्मूलाज वो सब याद था, but I didn't know how to solve. ओके ओके ओके, कोई बात नहीं. गुड, शुभम एक्सीलेंट. दिया, त्रिशा, निमय, तीनों को समझ में आया कैलकुलेशन प्रॉपर्ली? त्रिशा समझे बेटा कैलकुलेशन, यस और नो? क्लियर है बेटा, इसी तरह समझ में आया कैलकुलेशन? Yes sir. चलिए नेक्स्ट. एसएचएम थोड़ा सा टफ हो गया था आपको, मुझे मालूम है, बट फिर भी इसको पढ़ोगे अच्छे से. A simple pendulum perform SHM would mean position x is equal to 0. So SHM perform कर रहा है about x is equal to 0. तो ये आपका mid position. So ये आपका mid position which is what, x is equal to 0 and amplitude A. एक मिनट. X is with an amplitude A. It is A. Here it is what, minus A. And time period T. The speed, time period दिया है. The speed of the pendulum at x is equal to a by 2 is. ये मध्य प्रदेश प्री मेडिकल टेस्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था. सो स्पीड आपसे पूछ रहा है पेंडुलम का एट x is equal to a by 2. At x is equal to what, a by 2. लगा दो सिंपल फॉर्मूला, v is equal to omega of what, a square minus of x square, राइट. सो v कितना हो जाएगा, ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ व्हाट, a स्क्वायर बाय 4. प्लेस कर दिया. v कितना आ जाएगा बेटा, इज इट ओमेगा ऑफ 4a स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर बाय 4. एग्रीड. सो v कितना आ जाएगा, ओमेगा रूट 3a बाय 2. ये आ गया ना. ओमेगा किसके टर्म में, ऐसा t दिया है ना टाइम पीरियड. सो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, कैन वी राइट ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड. इसी तरह याद है फॉर्मूला, ये रिजल्ट हमने डिस्कस किया Yes था. sir. ओके, ओमेगा की जगह पे बस प्लेस कर दीजिए. सो 2 पाई इंटू रूट 3a बाय 2 ऑफ t. सो ऑब्वियसली बात है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. सो इफ आई बी एलिमिनेटेड दिस 2 विद 2, अगर आप एलिमिनेट कर दोगे सो आपका वेलोसिटी कितना आ जाएगा, दिस वेलोसिटी व्हिच आई विल बी हैविंग is pi into root 3a by t. Good. This is the final answer. शुभम, तुमने ऐसे ही किया था कैलकुलेशन कि you have done by some other way? Excellent शुभम, बहुत बढ़िया, very good. Is it clear everyone? इसका समझ गया बेटा कैलकुलेशन आपको? Yes sir. बाकी लोगों को क्लियर है? दिशा, दिया, is it clear all of you? Yes, sir. Okay, great, fine. ठीक. निमय क्लियर है बेटा कैलकुलेशन? ओके, ठीक. विल वाइंड अप फॉर टुडे. अगले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट डिस्कस करेंगे. एंड बिफोर दैट, बिफोर संडे, my suggestion would be कि please solve the assignment which I have uploaded so that on Sunday we can talk about that assignment. उसके बाद हम लोग सोचेंगे गॉस लॉ करना है कि नहीं, कर ही लेंगे गॉस लॉ भी, राइट. लेकिन संडे को हम लोग वो असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे. that one I have uploaded on Classroom. Is it clear बेटा? Yes sir.
So please attempt that assignment. Okay. We'll wind up for today. Bye, sir. Thank you. Bye.